दोस्तों मणिपुर में हिंसा शुरू हुए 500 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये राज्य हिंसा की आग में जल रहा है। आज भी यहाँ के लोग डर की गिरफ्त में रहकर अपनी रातें गुजार रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि किस दिन किस हमले की वजह से उन्हें अपने किसी पारिवारिक सदस्य को खोना पड़ जाएगा। अब देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस मणिपुर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन समस्या ये है कि मणिपुर वायलेंस का इशू जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं, बल्कि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी शामिल है दोस्तों, जो समय के साथ और कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, हर गुजरते दिन के साथ मणिपुर में एक नई डेवलपमेंट देखने को मिलती है जो यहाँ की वायलेंस में एक नया एंगल जोड़ देती है। उदाहरण के लिए, अभी कुछ समय पहले ही मणिपुर की हिंसा में म्यांमार के इल्लीगल इमिग्रेंट्स का रोल सामने आया, क्योंकि म्यांमार के इमिग्रेंट्स न सिर्फ वायलेंस को भड़काने का काम कर रहे हैं, बल्कि वायलेंस और भी ज्यादा हो इसीलिए वेपन की सप्लाई तक को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा मणिपुर में लोगों द्वारा वेपन्स की लूट के साथ साथ पुलिस द्वारा लिए गए स्टेप्स पर काफी सवाल भी उठ रहे हैं, और आज मणिपुर की इंटरनल वॉर एक मॉडर्न वेपनाइज्ड वॉर बन गई है, जिसमें एडवांस आर्टिलरी के साथ ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मणिपुर में हुए सबसे रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे और इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को थोड़ा आसान करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आइए शॉर्ट में समझते हैं कि इस पूरी प्रॉब्लम की शुरुआत कहां से हुई। स्टोरी इन द फर्स्ट 1 ईयर। देखिए दोस्तों, इस पूरे इशू को समझने के लिए आपको सबसे पहले मणिपुर की डेमोग्राफी को समझना होगा। असल में दोस्तों, मणिपुर की पॉपुलेशन का 51% मेती कम्युनिटी कंट्रीब्यूट करती है, और दोस्तों मेतीज मणिपुर के नेटिव, लार्जेस्ट और सबसे डोमिनेंट एथनिक ग्रुप है। और दोस्तों, इन्हीं लोगों को आम भाषा में मणिपुरी भी कहा जाता है, और इस ग्रुप की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदुइज्म रिलीजन को फॉलो करती है, जबकि थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम और क्रिश्चियंस की भी है। अब दोस्तों, अगर मेती ग्रुप्स के लोग कहाँ रहते हैं इसकी बात की जाए, तो मेती ग्रुप के लोग मणिपुर की इम्फाल वैली में रहते हैं, जो कि मणिपुर के टोटल एरिया का लगभग 10% ही है। इसके अलावा इस ग्रुप के लोग गवर्नमेंट, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी की मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन को भी होल्ड करते हैं, क्योंकि ये ग्रुप हमेशा से मणिपुर में बहुत ज्यादा डोमिनेट रहा है। और दोस्तों, इसकी दूसरी तरफ है मणिपुर की ट्राइबल कम्युनिटीज, जिसमें सबसे बड़ी कम्युनिटी है कुकी ट्राइब। और अगर इसके साथ बाकी ट्राइबल कम्युनिटी को मिला दिया जाए दोस्तों, तो इन्हें कलेक्टिवली कुकीजो कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। कुकीजो मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन का 40% कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये वो पॉपुलेशन है दोस्तों जिसे गवर्नमेंट द्वारा शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया गया है। साथ ही ये पॉपुलेशन मणिपुर के हिली एरियाज में रहती है, जो मणिपुर के टोटल एरियाज का ऑलमोस्ट 90% कंट्रीब्यूट करती है। तो अब यहाँ डेमोग्राफी में समझने वाली बात यह है दोस्तों कि 14% वाली कम्युनिटी मणिपुर के 90% एरिया पर रहती है, जबकि 51% पॉपुलेशन वाली कम्युनिटी मणिपुर के 10% एरियाज में रहती है। और इस 51% पॉपुलेशन के पास शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस ना होने की वजह से ये हिली एरियाज में ना जमीन ले सकते हैं और ना ही सेटल हो सकते हैं। और दोस्तों, इसी रीजन की वजह से लंबे समय से मेती कम्युनिटी अपने लिए शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की डिमांड कर रही थी, और इसी सिलसिले में मणिपुर की हाई कोर्ट ने मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक ऑर्डर निकाला। इस ऑर्डर में कहा गया था कि मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिकमेंड करे कि मेती कम्युनिटी को भी शेड्यूल्ड ट्राइब में जल्द से जल्द इंक्लूड किया जाए। हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के बाद 3 मई 2023 को चुराचांदपुर में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन इस ऑर्डर को कंडेम करते हुए एक रैली ऑर्गेनाइज करती है, और ये खबर फैल जाती है कि इस रैली में वायलेंस हुआ है। खबर फैलते ही आग की तरह पूरे मणिपुर में इस कदर वायलेंस शुरू हो जाता है दोस्तों कि 4 मई 2023 को सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 355 इन्वोक कर देती है। यह आर्टिकल इमरजेंसी प्रोविजन का हिस्सा है, जिसे इन्वोक करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए नेसेसरी स्टेप ले सकती है। लेकिन दोस्तों, इस प्रोविजन को इन्वोक करने के बाद भी कुछ खास फायदा होता नहीं दिखा, और पूरा मणिपुर धीरे धीरे हिंसा की आग में जलने लगा, जिसका सिलसिला आज लगभग 500 दिन बाद भी जारी है। मेती और कुकीजो दोनों पर ही सब्सीक्वेंट अटैक हुए हैं, और लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा है। पर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि आखिर कुकी लोगों को हाईकोर्ट के इस फैसले से प्रॉब्लम क्या हुई है। तो असल में दोस्तों, कुकी लोग हिली एरियाज में रहते हैं, और उन्हें पता है कि अगर मेती कम्युनिटी को ट्राइबल स्टेटस मिला तो मेतीज भी हिल्स में जमीन ले पाएंगे, और ऐसे में जिन रिसोर्सेज पर अभी कुकी लोगों का अधिकार है वो सभी रिसोर्सेज कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, गवर्नमेंट यहाँ के फॉरेस्ट को भी अपने कब्जे में लेना चाहती है, और कुकीज को ऐसा लगता है कि इसके बाद वो फॉरेस्ट पर अपना अधिकार खो देंगे। और यही रीजन है कि कुकीज नहीं चाहते कि मेतीज को ट्राइबल कम्युनिटी का स्टेटस दिया जाए। और दोस्तों, इसी वजह से ये वायलेंस शुरू हुआ, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, और इसका सबूत है मणिपुर के चुराचांदपुर में सिचुएटेड वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस। यहाँ पर उन सभी कुकीजो लोगों की फोटो लगाई गई है जिनकी मौत पिछले 1 साल में हुई है। और अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि यही शायद मणिपुर वायलेंस का एकमात्र रीजन है, लेकिन असल में दोस्तों इस वायलेंस के पीछे कुछ हिडन रीजंस का भी एक बड़ा हाथ है।
मणिपुर के चीफ मिनिस्टर इन रीजंस का एक्सप्लेनेशन देते हुए कहते हैं कि मणिपुर के हिल्स में रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज का एनक्रोचमेंट किया जा रहा है और इस एनक्रोचमेंट के लिए जिम्मेदार है मणिपुर की ट्राइबल कम्युनिटीज जो इन्हीं हिली एरियाज में रहती है। अब गवर्नमेंट स्टेट के प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज को प्रोटेक्ट करना चाहती है, लेकिन इसी वजह से यहाँ रहने वाली कुकी पॉपुलेशन गुस्से में है क्योंकि उन्हें अपने प्रोसिक्यूशन का डर है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि इन फॉरेस्ट की बहुत सारी लैंड का इस्तेमाल पॉपी कल्टीवेशन के लिए किया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला ओपीएम पॉपी प्लांट से ही निकलता है। ड्रग्स ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हिली एरियाज में इसके इंक्रीज कल्टीवेशन ने इस प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया है। सरकार इस कल्टीवेशन को रोककर ड्रग्स के अगेंस्ट अपने वॉर को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है और इसीलिए जो कुकी लोग पॉपी कल्टीवेशन में इन्वॉल्व हैं उन्हें गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग स्टेप से प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा म्यांमार के बॉर्डर एरियाज के लोग भागकर मणिपुर के हिली एरियाज में भी सेटल हुए हैं और ये लोग भी कुकीज के किन्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट इन्हें ट्रैक डाउन करके बाहर करना चाहती है क्योंकि मणिपुर की रिसोर्सेज पर इस एक्स्ट्रा पॉपुलेशन की वजह से एक सीरियस असर पड़ रहा है। लेकिन ये बात भी कुकी ट्राइब्स को पसंद नहीं आ रही है और ये भी एक वजह है कि वायलेंस बढ़ रहा है। 3 मई 2024 को जब इस वायलेंस का 1 साल पूरा हो गया तो कुकीजो और मेती कम्युनिटीज ने गवर्नमेंट के खिलाफ न्यू दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया और इसी सिलसिले में एक मेती महिला प्रेम लता मणिपुर से दिल्ली 2000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल करके नरेंद्र मोदी से बात करने पहुंची क्योंकि उनका 18 साल का बेटा पिछले 6 महीने से मिसिंग था। इसी तरह इम्फाल वैली में रहने वाली वेटरनरी डॉक्टर देवी सिंह भी अपने घर पर सेफ नहीं फील कर रही थी क्योंकि वहां रेगुलरली फायरिंग चलती रहती थी। और दोस्तों ये तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल है, लेकिन जब से ये वायलेंस शुरू हुआ है तब से मणिपुर में कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स के मुताबिक 200 लोगों की मौत हो चुकी है और 60,000 लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। और दोस्तों इन डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए कैंप सेटअप किए गए हैं जहां 45,000 कुकीजो कम्युनिटी के लोग और 15,000 मेती कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब से वायलेंस शुरू हुआ है तब से वैली और हिल के बीच ट्रैवल बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से ट्राइबल कम्युनिटी इम्फाल में मौजूद नेशनल एयरपोर्ट का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रही है और यहाँ के ट्रेड और टूरिज्म को भी गहरा नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से मणिपुर की इकोनॉमी भी प्रॉब्लम में है। और दोस्तों इसके बाद जब लोकसभा इलेक्शन का टाइम आया था तो लगा था कि मणिपुर में सिचुएशन बेटर हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा क्योंकि इसके बाद सिचुएशन यहाँ और भी ज्यादा खराब हो गई। और दोस्तों इसीलिए बहुत सारे कुकीजो कम्युनिटी के लोगों ने इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया। अब एक तरफ है कुकीजो कम्युनिटी जो अपने लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मेती कम्युनिटी का मानना है कि वायलेंस करने वाले लोग म्यांमार से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। इवन मणिपुर गवर्नमेंट और वैली बेस्ड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी वायलेंस करने वालों को इलीगल इमिग्रेंट्स का ही टैग दे रही है। तो चलिए अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मणिपुर की वायलेंस में म्यांमार का एंगल कहां से आ गया। रोल ऑफ म्यांमार। अब दोस्तों इस कॉन्फ्लिक्ट में मणिपुर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इलीगल इमिग्रेंट के इशू ने एक और एंगल जोड़ दिया है। दरअसल मणिपुर का कामजोंग डिस्ट्रिक्ट म्यांमार के साथ अपना ईस्टर्न बॉर्डर शेयर करता है, जबकि वेस्ट में है थोबाल और खांगपोप डिस्ट्रिक्ट जिसमें दोनों कम्युनिटीज रिस्पेक्टिवली डोमिनेट करती हैं। लेकिन 2021 में जब म्यांमार में तख्ता पलट हुआ तो म्यांमार के बहुत सारे लोग बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया वाली साइड आ गए क्योंकि इंडिया और म्यांमार के बीच के बॉर्डर में फेंसिंग नहीं है। साथ ही दोनों कंट्रीज के बीच फ्री मूवमेंट रिजीम यानी एफएमआर एग्जिस्ट करता है और एफएमआर को 2018 में इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर एस्टैब्लिश किया गया था ताकि बिना वीजा के 16 किलोमीटर तक की क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को प्रमोट किया जा सके। और दोस्तों इस पॉलिसी में मेन एम था लोकल बॉर्डर ट्रेड, एजुकेशन और हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना और साथ ही डिप्लोमेटिक टाइज को इम्प्रूव करना। एफएमआर की वजह से म्यांमार के लोग इंडिया आए और इनमें से ज्यादातर लोगों ने मिजोरम और मणिपुर स्टेट्स को चूज किया क्योंकि यहाँ के लोगों के साथ उनके एथनिक टाइज हैं। ऐसा खासकर हुआ म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले डिस्ट्रिक्ट्स में क्योंकि यहाँ के लोग म्यांमार के साथ कल्चरल टाइज शेयर करते हैं। हालांकि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कुछ टाइम पहले एफएमआर को सस्पेंड कर दिया था और अनाउंस किया कि दोनों कंट्रीज के बीच 1643 किलोमीटर लंबे बॉर्डर को फेंस किया जाएगा, जिसमें से अब 10 किलोमीटर की फेंसिंग हो भी चुकी है, जबकि करेंटली म्यांमार बॉर्डर पर असम राइफल्स डिप्लॉयड रहती है जो इस बॉर्डर की सुरक्षा करती है। लेकिन दोस्तों इस वायलेंस पे एक और पेज अनफोल्ड होता है जून 2024 में जब मणिपुर की इंडिजिनियस नागा ट्राइब्स की एपेक्स बॉडी यूनाइटेड नागा काउंसिल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर अमित शाह को एक मेमोरेंडम सबमिट करती है। दोस्तों इस मेमोरेंडम में उन सभी इश्यूज को हाईलाइट किया गया था जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी और इन प्रॉब्लम का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था कामजोंग डिस्ट्रिक्ट में इलीगल इमिग्रेंट्स का इन्फ्लक्स। इस मेमोरेंडम में नागा बॉडीज ने बताया कि 8 तांगखुल नागा विलेजेस में 5,400 से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं और इन्होंने लोकल रेजिडेंट्स को भी आउटनंबर कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा
कि इतने सारे इमिग्रेंट्स की वजह से उनका खुद का वेलबींग खतरे में पड़ गया है। और दोस्तों, ये मेमोरेंडम भी ऐसे ही नहीं सबमिट किया गया था, बल्कि इसके लिए नागा बॉडीज ने खुद इंडो म्यांमार बॉर्डर एरियाज को विजिट करते हुए फैक्ट्स को खोजा था। इसके साथ ही नागा बॉडीज ने कहा कि वो म्यांमार के लोगों के साथ सिंपैथी रखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को जल्द से जल्द इन्हें वापस म्यांमार भेजना होगा। और इस रेवलेशन के बाद 9 अगस्त को यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने भी पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर डिस्कशन के दौरान मणिपुर वायलेंस पर एक एक्सप्लेनेशन दिया और उन्होंने बताया कि मणिपुर वायलेंस का मेन रीजन म्यांमार से कुकी लोगों का इन्फ्लक्स है, जिसने मेती लोगों में इनसिक्योरिटी को जन्म दिया है। हालांकि दोस्तों, इसके पहले तक अमित शाह मणिपुर हाईकोर्ट के ऑर्डर को ही वायलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे, लेकिन ये पहली बार था जब अमित शाह ने मणिपुर वायलेंस में म्यांमार के रोल को पब्लिकली एक्सेप्ट किया। और दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती है, बल्कि अभी रिसेंटली ही असम राइफल्स ने कुकी नेशनल आर्मी बर्मा के एक सस्पेक्टेड कैडेट को अरेस्ट किया है। और दोस्तों, इस कैडेट का नाम है थांग लियान काप और ये म्यांमार के खम्पत से बिलोंग करता है। इंटेलिजेंस सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये व्यक्ति मोरे से लेकर चुराचांदपुर तक जंगल के रूट की रेकी कर रहा था, ताकि आराम से वेपन सप्लाई किया जा सके। और दोस्तों, इसी के साथ ऐसा पहली बार हुआ कि म्यांमार के मणिपुर वायलेंस में इन्वॉल्वमेंट का कोई ठोस सबूत सरकार को मिला। और इस घटना के तुरंत बाद मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि वो काफी पहले से कह रहे हैं कि मणिपुर का क्राइसिस आउटसाइडर्स द्वारा फ्यूल किया जा रहा है, और कुकी नेशनल आर्मी के इस मिलिटेंट के अरेस्ट ने उनके क्लेम को वैलिडेट कर दिया है। एडवांस्ड एम्यूनेशन। दोस्तों, मणिपुर वायलेंस में सेकेंड रीसेंट डेवलपमेंट है वेपन्स के बारे में, जहां वायलेंस करने वालों के पास बेहद एडवांस वेपन्स देखे जा रहे हैं। पर आखिर उनके पास ये वेपन्स आ कहां से रहे हैं? तो दोस्तों, उनके वेपन्स का पहला सोर्स है मणिपुर पुलिस। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर पुलिस। वायलेंस के इनिशियल डेज के बाद से ही मणिपुर की पुलिस आर्मरी से लगातार वेपन्स की लूट की जा रही है। और वायलेंस शुरू होने के बाद कर्फ्यू के बावजूद ब्लैक ड्रेस पहने बहुत से लोग गाड़ियों में इसी तरह के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को कैरी कर रहे हैं। यही नहीं, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने अपने स्टेटमेंट में भी बताया था कि वायलेंस शुरू होने के बाद से लगभग 5,600 वेपन्स और 6.5 लाख राउंड्स की लूट हुई है। और यही कारण है कि मणिपुर में जगह जगह कुछ इस तरह के पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें लोगों से लूटे गए वेपन्स को ड्रॉप करने की डिमांड की जा रही है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया है कि अब तक 1757 आर्म्स और 22,707 अम्यूनिशन को रिकवर किया जा चुका है। और इसको आप समझ सकते हैं 4 अप्रैल 2024 की इस घटना के उदाहरण से, जहां आर्मी ने बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के साधु कुबाई विलेज के पास से लार्ज क्वांटिटी में इलीगल आर्म्स को रिकवर किया था। इसमें 9mm कार्बाइन मशीन गन और 10 गन मार्क 2, एक .303 राइफल, एक 9mm पिस्टल, एक एंटी राइट गन और ग्रेनेड जैसे सोफिस्टिकेटेड वेपन शामिल थे। सिमिलरली, फरवरी के लास्ट वीक में मणिपुर पुलिस ने चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट के 2 विलेजेस से सर्च ऑपरेशन के दौरान बहुत सारे वेपन्स और एक्सप्लोसिव बरामद किए थे। और इसमें 4 फायर आर्म्स, एक इम्प्रोवाइज्ड लॉन्ग रेंज हैवी मोटार और एम्यूनिशन भी शामिल थे। फरवरी में उसी दौरान पुलिस ने मोलजांग विलेज से 10 गन्स, 8 जिलेटिन स्टिक्स और एम्यूनिशन बरामद किए थे। और फिर किसानपेट जंक्शन से 3 लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिनके पास 2 SLR राइफल्स थी। दोस्तों, इन सभी इंसिडेंट्स को देखकर आप समझ गए होंगे कि ऑलरेडी मणिपुर में कितना ज्यादा वेपन इस्तेमाल हो रहा है। और इसीलिए इनपुट्स के बेसिस पर सशस्त्र सीमा बल और मणिपुर पुलिस के साथ मिलकर आर्मी लगातार इलीगल आर्म्स एंड एम्यूनिशन को रिकवर करने के लिए जॉइंट ऑपरेशन कर रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ डेटा बताता है कि अभी भी 4,800 लूटेड वेपन्स को रिकवर करना बाकी है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग एडिशन मणिपुर चीफ मिनिस्टर के सिक्योरिटी एडवाइजर ने कर दिया, जब उन्होंने बताया कि जिन 2,681 वेपन्स को रिकवर किया गया है, उनमें से 1,400 इलीगल वेपन्स थे। यानी कि दोस्तों, यहाँ से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके वेपन्स का कोई और दूसरा सोर्स भी है। एक्सपर्ट्स की माने तो म्यांमार से वेपन्स को इन्फिल्ट्रेट करके मणिपुर में सप्लाई किया जा रहा है, ताकि वायलेंस को फ्यूल किया जा सके। लेकिन अभी तक वेपन्स की ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। पर इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि मणिपुर में मौजूद फोर्सेस को भी एडवांस वेपन्स दिए जाए। और दोस्तों, इस डिसीजन ने इस इशू में एक नए एस्पेक्ट को ऐड कर दिया है, आर्म्स टू पुलिस। दोस्तों, पुलिस के अकॉर्डिंग मेतीस द्वारा डोमिनेटेड इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में पुलिस के ऊपर ड्रोन का इस्तेमाल करके 2 बॉम्ब अटैक किए गए थे। और इस अटैक के बाद असल मायने में पुलिस को ये महसूस हुआ कि उन्हें थोड़े एडवांस वेपन्स की जरूरत है। और इसीलिए मणिपुर पुलिस ने जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बहुत सारी मीडियम मशीन गन्स को प्रोक्योर करने का डिसीजन लिया। और साथ ही मणिपुर पुलिस ने अपने पर्सनल्स को इस गन की ट्रेनिंग देने के लिए आर्मी की भी हेल्प ली है। और अब पुलिस के इस डिसीजन की वजह से मणिपुर के कुकी ग्रुप्स बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कुकी ग्रुप्स का मानना है कि मेती मणिपुर की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है और इन्हीं के वोट से मणिपुर की गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है। इसीलिए गवर्नमेंट इस कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही है और पुलिस भी मेती ग्रुप्स का ही सपोर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, कुकीज का ये भी कहना है कि मणिपुर पुलिस बायस्ड है और इन मीडियम मशीन गन्स का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं के खिलाफ करने वाली है।
और दोस्तों वैसे जनरली मीडियम मशीन गन्स का इस्तेमाल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में नहीं होता है, लेकिन मणिपुर पुलिस ने इस वेपन का इस्तेमाल करने का डिसीजन लिया है, तो इसका मतलब है कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रही है। कंक्लूजन दोस्तों, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बोथ हैव फेल्ड द पीपल ऑफ मणिपुर, खासकर उन लोगों को जिन्हें मणिपुर की वायलेंस की वजह से डिस्प्लेस होना पड़ा है। वैली और हिल डिस्ट्रिक्ट के डिवाइड के बीच धीरे धीरे ये सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि क्या मणिपुर की कम्युनिटीज फ्यूचर में कभी भी एक साथ रह पाएंगी। हालांकि एथनिक डिफरेंसेस के बावजूद दोनों ही कम्युनिटीज पीस चाहती हैं ताकि एक लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन के साथ वायलेंस को खत्म किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि मणिपुर गवर्नमेंट पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव तरीकों से फेल हो चुकी है, क्योंकि मणिपुर की गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम का कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं निकाला है, बल्कि हमेशा से इस प्रॉब्लम के लिए अलग अलग रीजंस को ब्लेम करती रही है। इसीलिए अगर मणिपुर को हीलिंग टच देना है दोस्तों, तो इसके लिए इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की जरूरत होगी, और इन मेजर्स पर गवर्नमेंट के साथ साथ लोकल पॉपुलेशन को भी मिलकर काम करना होगा। और दोस्तों इसी के साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और साथ ही हमने कई सारी मास्टर क्लासेस भी करी हुई हैं इस चैनल पर अबाउट वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट। आप उस पूरी प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं, जिससे आपको नॉर्थ ईस्ट के सारे कॉन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड समझ आ जाएगा। खैर दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।